100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी मौत की आखिरी सांसें गिन रहा है और एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसके मरने का इंतजार कर रहा है। रात का अंधेरा, बस एक मोमबत्ती की रोशनी, और जैसे ही वो मरता है, सफेद दाढ़ी वाला आदमी तुरंत उसके शरीर को बीच से काटकर अंदर के पुर्जों को बाहर निकालकर उल्टे अक्षरों में 30 पेज नोट्स बनाने लगता है। यह इंसान था लियोनार्डो डा विंची, इतिहास का सबसे कर्स्ड जीनियस, जिसके सामने महान से महान साइंटिस्ट जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन या टेस्ला भी सिर्फ ताली बजाते दर्शक लगते हैं, क्योंकि लियोनार्डो ने सिर्फ एक या दो फील्ड्स नहीं, 20 अलग अलग दुनियाओं में ऐसी खोजें की जिनके राज आज तक साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें भगवान के डिजाइन का कोड है, आत्मा का शरीर में लोकेशन है, खूबसूरती का फॉर्मूला है, उड़ने के सीक्रेट्स हैं, सभ्यताएं तबाह करने के हथियार है, मुर्दों के हर एक अंग, ब्लड वेसल और नर्व्स की डिटेल ड्राइंग्स है, और यहां तक कि अपने खुद के मौत की तारीख की भविष्यवाणी तक है। और उन्होंने ये सारा ज्ञान अपने पर्सनल नोटबुक में कैद कर लिया और उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। 13,000 पेजेस उल्टे हाथों से लिखे गए, 500 साल पुराने। ये सिर्फ नोटबुक नहीं थी, ये कर्स्ड जीनियस का कागजों पर उतारा गया दिमाग था, जो आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। साल 1580, लियोनार्डो को मर के 60 साल हो चुके हैं। एक इटालियन आर्टिस्ट पोम्पियो लियोनी थोड़ी इंस्पिरेशन की तलाश में एकदम सस्ते में कुछ पेपर्स खरीदते हैं, और जैसे ही उन्होंने उन पेपर्स को खोला, उनकी सांसें थम और आंखें खुली रह गई। हर पेज पर उल्टे अक्षर राइट से लेफ्ट लिखे गए, सिर्फ आईने में ही पढ़े जा सकते थे। अंदरूनी ऑर्गन्स की डिटेल्ड तस्वीरें, जैसे किसी ने शरीर को लेयर बाय लेयर काट कर बनाई हो। डेंजरस हथियारों के डिजाइन्स जो साम्राज्यों को बर्बाद कर सकते थे। 400 साल आगे की टेक्नोलॉजीज जैसे हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर्स, मैकेनिकल रोबोट्स, मशीन गन्स, जो उस समय सोच से भी परे थी। अजीब भविष्यवाणियां, मैथमेटिकल फॉर्मूले जो किसी अननोन भाषा में लिखे गए थे। और सबसे चिलिंग बात, पन्नों पर खूनी उंगलियों के सूखे हुए निशान लगे थे, मानो किसी ने सड़ते हुए मांस को छूकर लिखना शुरू किया हो। लियोनी ने तुरंत इन 2,500 पेजेस को 2 बड़े वॉल्यूम्स में ऑर्गेनाइज किया। 1,111 पेजेस का कोडेक्स एटलांटिकस, जिसमें सारे साइंटिफिक और टेक्निकल वर्क को ऑर्गेनाइज किया, और कोडेक्स एरुंडेल, जिसमें सारे एनाटॉमिकल, आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल वर्क को कलेक्ट किया। मगर उन्होंने सारे डेट्स और टॉपिक्स को आपस में मिक्स कर दिया और हमेशा के लिए लियोनार्डो के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी मौत के बाद उनकी फैमिली ने इन 2 वॉल्यूम्स के अलग अलग पार्ट्स बनाकर उसे बेच दिए, जहां से डा विंची का काम बंटकर इटली से स्पेन, फिर इंग्लैंड और फ्रांस तक चला गया। 300 साल बाद 1800s का दौर आता है, और अब जाकर रिनेसांस स्कॉलर्स की नजरें इन किताबों की रहस्यमयी गहराइयों में जाने लगती है, और कुछ अजीब पैटर्न्स पर इनकी नजरें अटकती है। पहला पैटर्न, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स में ऐसे नोट्स थे जो चर्च और बाइबल के खिलाफ जा रहे थे। न्यूबॉर्न बच्चे का गर्भ में जन्म, दिल के धड़कने की तस्वीरें, खून का शरीर में सर्कुलेशन, ऐसे कई सारे ड्राइंग्स थे। दूसरा पैटर्न, इन ड्राइंग्स में हथियारों के डिजाइन्स को जानबूझकर गलत बनाया गया था। टैंक के गेयर्स उल्टे रखे गए, क्रॉसबो का फायरिंग मैकेनिज्म गलत, जैसे इसके जरिए कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहते हो। तीसरा पैटर्न, कई सारे ड्राइंग्स, स्क्रिप्ट्स और मास्टरपीसेस आधे अधूरे छूट गए थे। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों, और ऊपर से पेजेस पर खून के सूखे हुए धब्बे। क्या इनकी समय से पहले मौत हो गई थी? तो स्कॉलर्स ने एक थियरी बनाई। लियोनार्डो डा विंची एक रहस्यवादी जीनियस था, जिसने जानबूझकर अपने नायाब ज्ञान और रहस्यमय खोजों को उल्टे अक्षरों में एनक्रिप्ट किया। क्यों? क्योंकि चर्च उसे मार देता। देखो, 16वीं सदी के इटली में चर्च के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। अगर तुमने कुछ ऐसा कह दिया या लिख दिया जो बाइबल के अगेंस्ट जाता था, तो केस, टॉर्चर और मौत। 1600s में जियोर्डानो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, जस्ट क्योंकि उन्होंने कहा कि सन सूर्यमंडल के सेंटर में है, अर्थ नहीं। 1633 में गैलीलियो को भी जेल में डालकर शांत कर दिया गया था, और लियोनार्डो, वो 1513 में तो ऑलरेडी धर्म विरोधी घोषित हो चुके थे। लियोनार्डो जानते थे कि अगर उनकी इंसानी शरीर की खोजें, पृथ्वी के सूरज को चक्कर लगाने के प्रूफ्स और इंसानी गर्भ यानी एम्ब्रियो की रियल स्केचेस अगर पब्लिश होती है, तो चर्च उन्हें भी जला देते।
और इसीलिए उन्होंने कोड लैंग्वेज में लिखा। और 1900s में ये थियरी इतनी पॉपुलर हो गई कि इस पर कई सारी वर्ल्ड फेमस किताबें लिखी गई। डिकोडिंग डा विंची, लियोनार्डो सीक्रेट कोड, द हिडन मैसेजेस एटसेट्रा। मगर ये सारी किताबें सिर्फ आधी ही सच्चाई को सामने रख रही थी, मगर पूरी सच्चाई तो इससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। लियोनार्डो एक ऐसा छुपा हुआ जीनियस था जो 100 सालों में नहीं बल्कि 10,000 सालों में एक बार आता होगा। बट अंत में अपनी मौत के समय लियोनार्डो ने खुद की जिंदगी को एक बहुत बड़ा फेलियर बताया। सो लियोनार्डो के नोटबुक्स में क्या थे वो सीक्रेट्स और इनमें छुपे इन अजीब पैटर्न्स के पीछे की क्या सच्चाई थी। साल 1938 एक किताब पब्लिश होती है जिसने फाइनली लियोनार्डो के छुपे हुए सारे राज खोल दिए। इसे एक ऐसे शख्स ने लिखा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी आर्ट के इतिहास में दफन सच्चाइयों को ढूंढने में लगा दी। लुडविग हेडेनरीच, एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन। और इसी के साथ दुनिया ने पहली बार डिस्कवर किया लियोनार्डो डा विंची का असली चेहरा। 15 अप्रैल 1452 विंची गांव, इटली। एक नाजायज बच्चा पैदा होता है एक अपर मिडिल क्लास बाप सेर पियरो और एक गांव की मजदूर मां कैटरीना को। बच्चा नाजायज था, इसीलिए नाम मिला सिर्फ लियोनार्डो और सरनेम गांव ने दान कर दिया डा विंची यानी फ्रॉम विंची। उस दौर में नाजायज बच्चों को डेविल्स चाइल्ड कहकर ठुकरा दिया जाता था। और लियोनार्डो पर तो एक काला निशान था, लेफ्ट हैंडेड होने का, जिसे चर्च शैतान की पहचान मानता था। स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं, समाज में कोई पहचान नहीं, घर जमीन विरासत पर कोई अधिकार नहीं। बाप ने तक साथ छोड़ा, मां किसी और के साथ चली गई। लियोनार्डो का बचपन एक ऐसे गुनाह की सजा बन गई जो उसने खुद कभी की ही नहीं थी। और ऐसे बचपन बच्चे नहीं, दृष्टिकोण पैदा करते हैं। अगर दुनिया मुझे नहीं देखती तो मैं खुद को देखूंगा और मैं खुद की आंखों से दुनिया को समझूंगा। जिस बच्चे ने कभी अक्षर लिखना नहीं सीखा उसने देखना सीख लिया। ऑब्जर्वेशन उसकी भाषा बन गई और पैटर्न्स उसके अक्षर। वो अजीब नॉट्स, रेशे और घास के माइक्रो स्ट्रक्चर्स को बनाता। लोग हंस पड़ते, लेकिन उसकी आंखें दुनिया के ऊपर नहीं, दुनिया के अंदर देख रही थी, पैटर्न्स को, बारीकियों को। वो प्रकृति के टेक्सचर में हिडन कोड्स को ढूंढकर प्रकृति की भाषा को समझ रही थी। यहां पर आर्ट का नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन ऑब्सेशन का जन्म हो रहा था। यह आदमी दशकों तक एक एक ब्रश स्ट्रोक्स को एनालाइज करता रहा। उसका ऑब्सेशन था क्लैरिटी। एक दिन 12 साल का लियोनार्डो एक पेड़ को घूर रहा था और एकदम से उसके दिमाग में एक बॉम्ब फटता है। उसने देखा सभी पेड़ों के ट्रंक्स का साइज उनके सारे ब्रांचेस के कंबाइंड साइज के जितना है और उनके एक ब्रांच का साइज सारे छोटे टहनियों के कंबाइंड साइज जितना है। यह ऑब्जर्वेशन आज साइंस में लियोनार्डोज रूल कहलाया जाता है, एक प्योर मैथमेटिकल प्रिंसिपल, कॉन्जर्वेशन ऑफ नेटवर्क्स फ्लो। पेड़ में क्या होता है? सैप। सो फ्लो एंटरिंग द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लो एग्जिटिंग द सिस्टम। इसी सिद्धांत से हमारे आर्टरीज ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शहर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहां तक कि इंटरनेट डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। 13 साल का लियोनार्डो जब विंची के पहाड़ों को देखता तो उसे जमीन का ढेर नहीं, दूरियों के साथ घटता कॉन्ट्रास्ट दिखता। कलर्स ब्लू और ग्रे की तरफ शिफ्ट होते दिखते और एजेस ब्लर होते हुए दिखते। वो ऑप्टिकल स्कैटरिंग को समझ रहा था और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक नए सिद्धांत को कॉल्ड एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। ये प्रिंसिपल आगे सारे लैंडस्केप पेंटिंग का एक फंडामेंटल रूल बनेगा और मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स में भी यूज होगा। जहां लोग दौड़ते घोड़ों और छलांग लगाती बिल्लियों में सुंदरता देखते, लियोनार्डो उनमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, टेंडन एक्सटेंशन और रोटेशनल सिमेट्री देख रहा था। वो देख रहा था फिजिक्स और बायोलॉजी जब दुनिया सिर्फ देख रही थी ब्यूटी। और ये सब गैलीलियो और न्यूटन से पहले हो रहा था, जब साइंस के पास शब्द भी नहीं थे उसके ऑब्जर्वेशन को बयां करने के लिए। लेकिन लियोनार्डो की जिंदगी अब मुड़ने वाली थी, क्योंकि 14 साल की उम्र में इसे एक अप्रेंटिस की तरह ले लिया फ्लोरेंस के सबसे बड़े आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरोचियो ने। बट ये कोई आर्ट स्कूल नहीं था। वेरोचियो लियोनार्डो से पोछे लगवाता, कपड़े धुलाता, खाना बनवाता और फिर जाके उसे कहीं पर नसीब होता कलर को मिक्स करना, मिनरल्स को ग्राइंड करना और पेंट ब्रश को हाथ लगाने वाला काम। इस बच्चे में कोई तो प्रॉब्लम है, वेरोचियो ने जल्द ही नोटिस किया, क्योंकि अक्सर लियोनार्डो एक काम हाथ में लेता, उसे आधा छोड़कर दूसरे पर चला जाता। आधे स्केचेस, आधे मॉडल्स, आधी पेंटिंग्स। लियोनार्डो के दिमाग में एक प्रॉब्लम थी जो हम सब में भी है, जिससे वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा और अंत में खुद को सबसे बड़ा फेलियर कह के मरेगा।
इस पेंटिंग को जरा देखना, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, एक ऐसी पेंटिंग जिसके बाद लियो के गुरु वेरोचियो ने पेंटिंग ही छोड़ दिया। यहां लेफ्ट साइड में एक रोप पकड़े हुए एंजल दिख रहा है। बस इस एक एंजल को लियोनार्डो ने बनाया था और इसमें इतना साइकोलॉजिकल डेप्थ है, डिमेंशन और इमोशन है कि लियो के मास्टर ने कहा, मेरे पर लानत है कि एक बच्चे ने मेरे से बेहतर बना के दिखा दिया। मैं आज से कभी भी रंग नहीं छूंगा। सच्चाई सामने थी। लियो ने आर्ट में साइंस यूज करके एक फ्लैट कैनवस में डेप्थ और इमोशन भर दिया। यह एक सबूत था कि प्योर मेहनत ने नहीं, एक साइंटिफिक नजरिए ने लियो को सक्सेस दिलाया। और यही तो है द साइको माइंडसेट। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नजरिया है। आप वीडियो नहीं देख रहे, आप दृष्टिकोण डेवलप कर रहे हो। 1476 फ्लोरेंस। बस एक रात लियोनार्डो की पूरी जिंदगी बदल देती है। उसके अंदर के छुपे हुए पागलपन को आग लगा देती है। रात के अंधेरे में किसी ने छुपके से फ्लोरेंस कैथेड्रल के पास एक स्पेशल बॉक्स में कागज डाल दिया। लिखा था, लियोनार्डो डा विंची ने एक 17 साल के लड़के के साथ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। अब ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं था। इसके लिए सजा थी टॉर्चर, सालों तक कैद और कभी कभार तो जिंदा जला देना। पर क्योंकि इस केस में एक बड़े घराने के लड़के का भी नाम था, लियोनार्डो की किस्मत ने उसे बर्बादी के किनारे से जस्ट बचाकर मानो उसे नई सांसें दे दी। पर उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। एक अच्छी सोच रखने वाले मासूम से लड़के को अब फ्लोरेंस की गली गली घिन और शक की नजर से देखने लगी। सोचो, आज गे होना तो लीगल है, फिर भी समाज किस नजरों से देखता है। यह तो वो दौर था जब गे होना सबसे निचले स्तर का अपराध माना जाता था। दर्द इतना गहरा था कि लियोनार्डो की खुद की पहचान ही अंदर से बिखर गई। बट वो कहावत है ना, नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ मैन रीबिल्डिंग हिज ब्रोकन सेल्फ। इसी हादसे के बाद ही जन्म होता है डा विंची के सिर फिरे पागलपन का और इवन पावर के प्यास का। 4 सालों तक लियोनार्डो ने खुद को घर पर ही बंद रखा और अपनी जिंदगी के एक नए साथी को जन्म दिया, उसकी नोटबुक्स को। उसकी दुनिया अब लोग नहीं, उसके ख्याल, उसके सवाल और उसके स्केचेस बन गए। उसने अपने अस्तित्व को ही कागजों में लॉक कर दिया था और उस नोटबुक में पेज दर पेज एक नई दुनिया विकसित होने लगी। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से 400 साल आगे चल रही थी। और अब आप डिस्कवर करोगे एक कर्स्ड जीनियस के दिमाग का रियल टाइम एवोल्यूशन उसकी अपने किताब के सफर के जरिए। किताब खुली और डा विंची का नया जन्म हो रहा है। Nothing can be loved or hated unless it is first understood. The greatest deception men suffer from is from their own opinions. I isolate myself so that the failure of the world cannot reach me. मैं कौन हूं? आत्मा कहां पर रहती है? दर्द, शर्म, डर, ये जज्बात कहां पर बसते हैं? Tell me if anything can be more admirable than the reasoning of the soul. सच्चाई जानना अब लियोनार्डो की हॉबी नहीं, जिंदगी का वजूद बन गया था। यह सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन था, क्यूरियोसिटी का खुद की पहचान बन जाने का। लियोनार्डो डा विंची का द साइको मोमेंट। अब उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना था, बल्कि रियलिटी को डिकोड करना था, जिसकी शुरुआत होती है खुद के ही पहचान को लेकर सवाल उठाना। कई सालों तक किताबें पढ़कर लियोनार्डो ने फाइनली 1489 में इन जवाबों के लिए इलीगली मुर्दे लाशों को स्मगल करना शुरू किया और उन्हें काट कर, खोपड़ी खोलकर ये डिटेल ड्राइंग्स बनाई। इन तस्वीरों को देखना, ये ऑलमोस्ट एक एमआरआई मशीन का स्लाइस लगता है, एमआरआई बनने से 500 साल पहले। और उसमें डा विंची ने लिटरली दिमाग को स्कूप आउट करके ये 4 वेंट्रिकल्स को ड्रॉ किया, जहां उस समय के फिलोसोफर्स को लगता था आत्मा, जज्बात और इमेजिनेशन बसते हैं। आज हम जरूर जानते हैं ये सच नहीं है। ब्रेन के वेंट्रिकल्स सिर्फ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्रिएट करते हैं जो दिमाग को खोपड़ी से इंसुलेट करता है। बट ये ड्राइंग्स एक्सट्रीमली एक्यूरेट है और ये सारे एरियाज दिखाते हैं। वो लिखते हैं, टेल मी इफ एनीथिंग कैन बी मोर एडमायरेबल देन द माइंड ऑफ अ मैन। वेल, शायद एक इंसान की पहचान, उसका चेहरा। मगर लियोनार्डो के लिए खूबसूरती कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला था। वो लिखते हैं, द हेड इज रूल्ड बाय ज्योमेट्री। एक अट्रैक्टिव चेहरा ऊपर से नीचे तक 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है। फोरहेड से ब्रो, ब्रो से नोज बेस और नोज बेस से चिन तक। आंखों के बीच से दोनों साइड सिमेट्रिकल और कान लगभग बीच में आता है। ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम ऑफ रेशियोज है, एक लिविंग इक्वेशन। एक एवरेज इंसान ब्यूटी को एक फीलिंग बोलकर छोड़ देगा, लियोनार्डो उसमें भी पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। रियलिटी में
इस दुनिया में, ब्रह्मांड में पैटर्न्स ढूंढना ही साइको माइंडसेट है जो हम मिलकर डेवलप कर रहे हैं अपनी क्यूरियोसिटी से। मगर कोई चीज हमें दिखती ही क्यों है? ये तो रफ आर्टवर्क में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये काम लियोनार्डो का है, जिसमें देखना कैरेक्टर कैसे फोटो जैसा रियलिज्म दिखा रहा है। और ये एक दूसरे आर्टिस्ट सैंड्रो बॉटिचेली का काम है, स्ट्रॉन्ग आउटलाइंस और क्लियर बॉर्डर्स। लियोनार्डो ने लाइट का असली नेचर समझ लिया था। लाइट कभी भी रफ एजेस नहीं बनाती, बल्कि एक स्मूथ ग्रेडियंट बनाती है फ्रॉम ब्राइट टू शैडो बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, जो कॉन्सेप्ट बेसिकली आगे जाकर लाइट का इनवर्स स्क्वायर लॉ बनेगा। इस अंडरस्टैंडिंग से लियोनार्डो ने रियलिस्टिक पेंटिंग की एक नई टेक्निक ही इजाद कर दी, कॉल्ड स्फुमाटो। एक इल्यूजन जहां पर रफ एजेस हवा में घुल जाते हैं और कैरेक्टर का फॉर्म रोशनी से स्कल्प्ट होता है, ना कि आउटलाइन से। साइंस के नजर से चीजों को देखना, साइको माइंडसेट वंस अगेन राइट देयर। साल 1480 लियोनार्डो को फ्लोरेंस में अजीब सी घुटन फील होने लगती है और यह पेंटिंग रिलीज होती है, ब्यूटीफुल जिनेवरा दे बेंची। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस डीप थिंकिंग में वेस्टर्न आर्ट में पहली बार एक गहरी सोच जन्म ले चुकी थी। मगर फिर अचानक से नोटबुक्स में ये तबाही मचाने वाले हथियारों के ड्राइंग्स कैसे आने लगते हैं? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लियोनार्डो के अंदर की आग क्यों भड़कने लगती है? हिस्टोरियंस ने लियोनार्डो के दो चेहरे देखे। एक तरफ एक शांति प्रिय वेजिटेरियन इंसान जो जानवरों से तक इतना प्यार करता था कि बाजार से पंछियों को खरीदकर उन्हें पिंजरों से आजाद करता था, और दूसरी तरफ जो इंसानियत को तबाह करने वाले वॉर मशीन्स बनाता। हिस्टोरियंस के लिए यह एक बड़ा पजल बन गया कि लियोनार्डो के अंदर छुपा इंसान हीरो था या फिर विलन। सो कैसे लियोनार्डो अपने अंदर की अच्छाई और बुराई के इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएगा और 20 दुनियाओं में माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज करके सबसे बड़ा जीनियस साइंटिस्ट, इन्वेंटर और आर्टिस्ट एक साथ बन जाएगा? उसके नोटबुक्स दुनिया को 200 साल आगे लेकर जा सकते थे। सो क्यों उसने दुनिया से इन्हें छुपा कर रखा? क्यों लियोनार्डो अंत में अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को सबसे बड़ा फेलियर बताएगा? सब कुछ वेरी सून अगले एपिसोड में। So psychos, stay tuned for the next calling, and sapere videre means learn to know how to see. ये साइड काट इंसानों को 2 टुकड़ों में गेहूं की तरह काट देगा। जहाजों में आग के गोले फेंको और लोगों को जिंदा जला दो। ये शब्द किसी क्रूर तानाशाह के नहीं, मोनालिसा की शांत मुस्कुराहट के पीछे के दिमाग लियोनार्डो डा विंची के हैं। एक ऐसा जीनियस जिसने 20 दुनियाओं में अपने समय से 400 साल आगे के इन्वेंशंस किए और उन्हें अपने नोटबुक्स में उल्टे अक्षरों में लिखकर पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। मगर लियोनार्डो के 2 चेहरे थे। एक तरफ एक वेजिटेरियन शांति प्रिय इंसान जो पंछियों को खरीदकर उन्हें आजाद कर देता, तो दूसरी तरफ वो चेहरा जो इंसानों को काटने वाले रथ डिजाइन कर रहा था। एक तरफ जो दुनिया बनाना चाहता था और दूसरी तरफ उसी दुनिया को जलते देखना चाहता था। हिस्टोरियंस के लिए यह हमेशा एक पहेली बनी रही कि लियोनार्डो हीरो था या फिर विलन। मगर सच्चाई इतनी गहरी थी कि ये दोनों ही शब्द शायद उसके लिए बहुत ही छोटे पड़ जाते। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 24 साल की उम्र में लियोनार्डो पर एक 17 साल के लड़के के साथ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स का इल्जाम लगा और उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। समाज के घिन, शक और बेइज्जती ने उसे तोड़ दिया और उसने खुद को 4 सालों तक अपने कमरे में कैद कर लिया। ये 4 साल उसकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि उन अंधेरों में जहां पर इंसान टूट जाते हैं, वहीं पर जन्म होता है लियोनार्डो के पर्सनल नोटबुक्स का। पेज दर पेज एक नई आंख, एक नया नजरिया, एक ऐसी सोच जो दुनिया को सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि उसके अंदर के छुपे कोड को पढ़ रही थी। लियोनार्डो की साइको सोच उभर रही थी। आज पार्ट 2 में हम डाविंची के उस फेज में एंटर कर रहे हैं जब समाज में बेइज्जत हुए डाविंची का दिमाग आर्ट से निकलकर वॉर और पावर के खेल में उतरने लगता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे पहले देखिए। 1482 फ्लोरेंस शहर अब लियोनार्डो के लिए एक पिंजरा बन चुका था। घुटन, पैसे की कमी और मरी हुई डिग्निटी ने लियोनार्डो से एक ऐसा कदम उठवाया जो उसकी पूरी जिंदगी और कैरेक्टर बदल देगा। उसने एक खत लिखा ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को, उसे मिलान बुला लेने के लिए। मगर इस खत में लियोनार्डो ने खुद को आर्टिस्ट नहीं बताया, बल्कि लिखा मैं हथियार बना सकता हूं, आई एम अ वॉर इंजीनियर। ये वो रियल लेटर है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड।
अब एक ड्यूक को और क्या ही चाहिए था। अर्जी स्वीकार हो जाती है और मिलान के दरवाजे डाविंची के लिए खुल जाते हैं। पावर के करीब आकर लियोनार्डो बदलने लगते हैं। तरक्की के डिजाइन्स बनाने वाला यह शख्स अब अपने मास्टर को खुश करने की आस में मौत के खिलौने बनाने लगता है। यह देखना द ग्रेट आर्बलेस्ट, एक 2 माले की बिल्डिंग के साइज का हथियार, तलवारों के जमाने में एक साथ मल्टीपल तोप के गोले और चट्टान जैसे पत्थर फायर किया जा सकता है। फायर पावर से ज्यादा ये फियर पावर से काम करेगा। देखकर ही दुश्मन साइकोलॉजिकली हार जाए। डाविंची हथियार के फिजिक्स के साथ इमोशंस के आर्ट को कंबाइन कर रहे थे। मैकेनिक्स इनटू साइकोलॉजी इज इक्वल टू मैक्सिमम इंपैक्ट। और फिर ये मशीन जिसमें रिदम ही हथियार है, 11 बैरल्स, 3 रोटेटिंग रोज, मतलब 33 बैक टू बैक गन शॉट्स। जंग का पहला रूल स्पीड किल्स, और तोप के जमाने में लियोनार्डो ने मशीन गन का कॉन्सेप्ट सोच लिया जो दुनिया को बनाने में 300 साल लगने वाले थे। फिर ये वाला है लियोनार्डो का माउंटेड साइथ चैरियट, जिसमें इंसान नहीं फिजिक्स आपके लिए लड़ता है। 2 तरफ जायंट रोटेटिंग ब्लेड्स जिन्हें घोड़ों की स्पीड और टॉर्क चलाएगी। मैथ सिंपल था, रेडियस ऑफ रोटेशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। यहीं पर वो लिखते हैं ये रोटेटिंग ब्लेड्स इंसानों को गेहूं की तरह काट देंगे। लियोनार्डो इस वक्त सिर्फ वॉर मशीन्स नहीं बना रहा था, वो साथ में अपनी खोई हुई इज्जत कमाने की लड़ाई भी लड़ रहा था। और फिर ये एक कछुए जैसा आयरन टैंक, फुल्ली कवर्ड, 360 डिग्री फायर कैपेबिलिटी, एक चलता फिरता लोहे का किला, अंदर कोई छू नहीं सकता, बाहर कोई टिक नहीं सकता। उस वक्त जब लोग घोड़ों पर युद्ध लड़ते थे, मगर लियोनार्डो तो लड़ाई को ही ऑटोमेट करने की सोच रहे थे। पर अब सुनना, लियोनार्डो अच्छा था या बुरा और कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि गेयर मैकेनिज्म्स को उन्होंने अपने किलिंग मशीन्स में जानबूझकर उल्टा डिजाइन किया था। अब कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि लियोनार्डो खुद के जीनियस से साइलेंटली दुनिया को बचाना चाहते थे। इसके कोई रिटन सबूत तो नहीं है, बट आगे की कहानी इस पर और सफाई देगी। अब ये इतिहास का सबसे पहला स्टीम पावर्ड थर्मोडायनामिक वेपन, स्टीम इंजन से भी 300 साल पहले। फिर ये चीज जो 1400s में तो होनी ही नहीं चाहिए थी, लियोनार्डोज लायन, एक फुल्ली मैकेनिकल रोबोट जो चल सकता था, अपना सिर हिला सकता था और अपनी छाती आगे कर सकता था, ताकि फोर्जा अपनी जीत के बाद इसे रॉयल कोर्ट में गर्व से दिखाए। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो सेंसर्स, सिर्फ गेयर्स, पुलीस, स्प्रिंग्स, मशीन से जिंदगी क्रिएट करने की कोशिश। रोबोटिक्स शब्द इन्वेंट होने से भी 400 साल पहले। मगर आयरनी देखना, इसी फेज में लियोनार्डो फ्रस्ट्रेशन में लिखते हैं, मुझे बताओ क्या मैंने एक भी ढंग का काम किया है? मैं अपना समय वेस्ट करते रहता हूं। उनके नोटबुक्स में कई ऐसे कन्फेशंस है। सच्चाई तो यह थी कि लियोनार्डो हर दिन एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रहे थे, एक दुनिया से और एक सबसे बड़ी वाली लड़ाई खुद अपने आप से। उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम था जिससे वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे और अंत में खुद को सबसे बड़ा फेलियर बताएंगे। मगर अब लड़ाई जारी थी। लियोनार्डो के लिए सिर्फ जमीन काफी नहीं था, उनको आसमान भी चाहिए था। उड़ान का जुनून इतना गहरा था कि वो लिखते हैं, वंस यू हैव टेस्टेड फ्लाइट यू विल फॉरएवर वॉक द अर्थ विद योर आईज टर्न्ड स्काईवर्ड। प्रॉब्लम ये थी कि लियोनार्डो भी शुरुआत में वही गलती कर रहे थे जो हर कोई करता है, सोचने की कि पंछियां उड़ती है क्योंकि वो पंख झटकाती है, फ्लैप करती है। एग्जैक्टली इसी की नकल करके उन्होंने बनाया अपना पहला फ्लाइट मशीन, ऑर्निथॉप्टर, जो लिटरली एक ड्रैगन फ्लाई की तरह विंग्स फ्लैप करके उड़ने की कोशिश थी। कई वर्जन्स बनाए, पेडल ड्रिवन, पुली ड्रिवन, मैनुअली पावर्ड विंग्स, सब फेल। वो बर्ड्स की बायोलॉजी की नकल तो कर रहे थे, उड़ान के फिजिक्स को समझे बिना। मगर कुछ ही सालों में उन्होंने फाइनली डिकोड कर लिया और ये ग्लाइडर का डिजाइन इन्वेंट किया, जिसमें फाइनली एक इंसान उड़ सकता था। वो समझ गए कि बर्ड के विंग्स की फ्लैपिंग नहीं, बल्कि विंग्स की कर्व्ड ज्योमेट्री असल में हवा को 2 भागों में काटती है, नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर, और यही प्रेशर डिफरेंस लिफ्ट क्रिएट करता है। बेसिकली वो एरोडायनामिक्स के बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, उसके इन्वेंट होने के 300 साल पहले। वो लिखते हैं, द बर्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट वर्किंग अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉ, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही थी। आज भी उनका ये डिजाइन सक्सेसफुली ट्राई किया जा सकता है। इवन ये पैराशूट का डिजाइन भी, जिसे भी सक्सेसफुली आज के समय में कई लोगों ने टेस्ट कर लिया। दुनिया से आगे जियो तो इस तरह, जब तक लोग समझे कि लियोनार्डो क्या कर रहा था, तब तक वो डिजाइन्स ऑलरेडी फ्यूचर बन चुके थे। लियोनार्डो ने अपने ऑब्सेशन से लिटरली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था। ये एक और शॉकिंग इन्वेंशन, कैन यू बिलीव इट? ये एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन है इन्वेंशन से 450 साल पहले। कैसे इन्हें ये जीनियस आइडिया आया? वेल, साइको नजरिए से। इट्स
स्क्रू को निकालते देख लिटरली उनके दिमाग का स्क्रू टाइट हो गया। स्क्रू को निकालने के लिए घुमाना पड़ता है, राइट, और वो सरफेस से ऊपर आ जाता है। उन्होंने ये नोटिस किया कि घूमती चीज किसी भी मीडियम में ऊपर आती है। उन्होंने देखा तो घूमता हुआ स्क्रू और डिस्कवर कर लिया एयरलिफ्ट। रोटेशनल मोशन क्रिएट्स लिफ्ट। यही कॉन्सेप्ट तो आज मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि लियोनार्डो ने आसमान को पहले ही एक मीडियम की तरह देख लिया था जिसके जरिए फोर्स ट्रैवल कर सकती है। एक तरफ उड़ान के फिजिक्स सीख रहे थे तो दूसरी तरफ डाइविंग के डायनामिक्स। ये उनके डाइविंग सूट का कॉन्सेप्ट जो आज कुछ ऐसा दिखेगा। ये सबसे पहला हाइड्रोलिक्स पावर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम 400 इयर्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पानी के बहाव को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लियोनार्डो डिजाइन कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स है कि ये वीडियो उसके लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। बेसिकली इतिहास का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला XYZ के पीछे कई सारी चीजों में लियोनार्डो का नाम है। इसी दौर में लियोनार्डो एक इंटेलेक्चुअल मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। एक तरफ फिजिक्स से दुनिया को समझने के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन, पुलिस, गेयर्स, फ्रिक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आर्किटेक्चर से दुनिया को बनाने के लिए सिटी प्लानिंग, स्ट्रीट आर्किटेक्चर, डोम इंजीनियरिंग सीख रहे थे। रे डायग्राम्स के जरिए ऑप्टिक्स को डिकोड करके ह्यूमन इमोशंस और न्यूरोसाइकोलॉजी पर क्वाइट लिटरली रोशनी डाल रहे थे, सिर्फ अपने वजूद को ढूंढने के लिए और अपनी खोई हुई गरिमा को लौटाने के लिए। पेज दर पेज वो इतिहास बना रहे थे, मगर अंदर से वो टूट रहे थे। अपने फ्रस्ट्रेशंस को अपनी नोटबुक्स में वंस अगेन लिखते हैं। तू समय वेस्ट करता है, जो शुरू किया उसे खत्म कर, तू निकम्मा है। जस्ट क्योंकि इस आइकॉनिक पेंटिंग को खत्म करने के लिए उन्होंने 4 साल लगा दिए, द लास्ट सपर। मगर ये पेंटिंग धर्म या आर्ट से कहीं ज्यादा थी। ये लिटरली एक साइकोलॉजिकल एक्सरे है। ह्यूमन नेचर, इमोशन, बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को उस समय फ्लैट सरफेस पर कैप्चर करने का साहस। हर एक चेहरा जीसस के 12 डिसाइपल्स के कैरेक्टर्स की सच्चाई को एक्सप्रेस करता है। सदमा, धोखा, गुस्सा, इनकार जो लियोनार्डो को अब रोंग रोंग में महसूस होने लगता है, क्योंकि वो हसीन लम्हे अब बीता कल बन जाएंगे। साल 1500 स्फोर्जा युद्ध में हार जाता है। कैद हो जाने के डर से डा विंची को शहर छोड़कर भागना पड़ता है, मगर ताकत की ख्वाहिश अभी तक बुझी नहीं थी। इतिहास के सारे रास्ते लियोनार्डो को एक ही मंजिल तक ले जा रहे थे, जंग। जल्द ही डा विंची खुद को एक और डेंजरस इंसान, एक पावर हंग्री वॉर लॉर्ड की सभा में पाते हैं, चेजारे बोर्जिया, जिस पर ही निकोलो मैशियावेली ने द फेमस द प्रिंस बुक लिखी है। 48 लॉज ऑफ पावर अगर आपने पढ़ी होगी, वो भी इसी द प्रिंस बुक से ही इंस्पायर्ड है। चेजारे बोर्जिया का सिंपल फॉर्मूला था, पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पावर इनटू धोखा, और डर इज इक्वल टू जल्लादता और टॉर्चर। इसी मिलिट्री जनरल के लिए डा विंची इतिहास का सबसे पहला सैटेलाइट व्यू मिलिट्री सिटी डिजाइन करते हैं। नदियों को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स जो युद्ध जिता सके, वॉर में फटाफट तैयार हो जाने वाले असेंबली ब्रिजेस। मगर बोर्जिया के करीब रहकर ही कुछ तो अच्छा होता है। लियोनार्डो को आखिरकार होश आने लगता है कि वो क्या बनते जा रहे हैं। वो अपनी असल पहचान से पूरी तरह भटक चुके हैं, बस अपने अतीत के जख्मों को राहत पहुंचाने के लिए। एक अहिंसा में यकीन रखने वाला जीनियस ताकतवर लोगों के पास रहने के जुनून में अपनी खूबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। 1 साल में वो बोर्जिया को छोड़कर फ्लोरेंस लौट आते हैं और एक खूबसूरत चीज पर काम करना शुरू करते हैं। बहुत बदसूरती देख ली, अब बस एक खूबसूरत चेहरा, एक पेंटिंग जो इतिहास बनाएगी और अमर हो जाएगी, द मोनालिसा। ये आर्ट कम और एक साइंस एक्सपेरिमेंट ज्यादा था, क्योंकि लियोनार्डो अब चेहरे की ज्योमेट्री, स्माइल के ऑप्टिक्स और स्किन पर लाइट के बिहेवियर को पहले से कहीं बेहतर समझ चुके थे और रियलिज्म आर्ट में कुछ बड़ा करना चाहते थे। एक पेंटिंग द बैटल ऑफ एंगियारी के लिए भी उन्हें अच्छा कमीशन मिलने वाला था, जिस पैसों से वो अब एक स्टेबल जिंदगी जी सकते थे। साल 1507 लियोनार्डो की मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो लियोनार्डो के बहुत ही करीब आएगा। इतना करीब कि लियोनार्डो का बायोलॉजिकल भाई नहीं, बायोलॉजी का भाई बन जाएगा। मार्क एंटोनियो डेला टोरे, एक उभरता हुआ एनाटॉमी स्कॉलर
और इकलौता शख्स जो लियोनार्डो जितना ही ऑब्सेस था शरीर के एक एक नफ्स की सच्चाई जानने के लिए। और ये दोनों मिलकर 1500 सालों से चलते आ रहे चर्च के एक बहुत बड़े झूठ को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 16वीं सदी में हम ह्यूमन एनाटॉमी में 100 या 200 साल नहीं 1500 साल पीछे चल रहे थे, क्योंकि सारे डॉक्टर्स गैलेन्स एनाटॉमी थियरी को यूज करते थे। क्लॉडियस गैलन एक रोमन डॉक्टर थे जिन्होंने अपने समय में चर्च की बंदिशों की वजह से खुद कभी रियल ह्यूमन बॉडीज को डाइसेक्ट ही नहीं किया था, बस सिर्फ पिग्स और बंदरों को कट करके लिटरली तुक्का लगाते थे कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। इनकी थियरी कुछ ऐसी थी कि शरीर को आत्मा चलाती है, लिवर खून की फैक्ट्री है, दिल में आत्मा एनर्जी क्रिएट करती है, दिमाग एक कूलिंग सिस्टम है और मसल्स में तो आत्मा जान भरती है। ये बायोलॉजी कम मिथिकल फिजियोलॉजी ज्यादा थी। और चौंकाने वाली बात 1500 सालों तक किसी ने एक सवाल तक नहीं उठाया। मगर लियोनार्डो और मार्क एंटोनियो सीधे थोड़ी ना थे, साइकोस थे। क्योंकि मार्क एंटोनियो एक लाइसेंस प्रोफेसर था, इसी वजह से लियोनार्डो को लाइफ में पहली बार लाशों का लीगल एक्सेस मिलता है और वो सांता मैरिया नुओवो हॉस्पिटल में अपनी डिस्कवरी शुरू कर देते हैं। अंधेरी रात, ठंडे कमरे और मोमबत्तियां, 20 डेड बॉडीज को दिन भर दिन लेयर बाय लेयर डा विंची पील करने लगते हैं। हर कट एक नई डिस्कवरी और हर लेयर नए राज खोलते गए। एक दिन लियोनार्डो के सामने एक 100 साल का बूढ़ा इंसान जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ घंटे बाद वो बूढ़ा इंसान बिना तड़पे शांति से सो गया, हमेशा के लिए। मौत तो दर्दनाक होती है, राइट? फिर ये इतनी शांति से कैसे हो गया? नेचुरल मौत आखिर आती कैसे है? उसी रात लियोनार्डो ने उस बुजुर्ग के शरीर को डाइसेक्शन टेबल पर रखा, छाती की कैविटी खोली और जैसे ही दिल तक पहुंचे उनके हाथ कांप गए। आर्टरी सिकुड़ चुकी थी, खून का रास्ता ब्लॉक, दिल तक खून पहुंच ही नहीं रहा था। वो अंजाम पर पहुंचे कि खून के दिल तक ना पहुंचने की वजह से नेचुरल डेथ कॉज हुई है। ये सब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और इवन कार्डियोलॉजी शब्द इन्वेंट होने के भी 300 साल पहले। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लियोनार्डो ने जैसे ही इंसान की रीढ़ की हड्डी देखी, उनका भ्रम टूट गया। एक परफेक्ट एस कर्व का स्पाइन, जिसे दुनिया मानती थी स्ट्रेट होता है, लियोनार्डो तुरंत इसके पीछे का लॉजिक समझ गए। उन्होंने इसे एक बायो इंजीनियरिंग की मिसाल की तरह देखा। शरीर का अपना खुद का शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम, जो हमारे शरीर को ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ देता है। थाइज में 4 पावरफुल क्वाड्रिसेप्स जो घुटनों को एक्सटेंड करते हैं, हैमस्ट्रिंग्स पीछे से बैलेंस करके लेग्स को फोल्ड करते हैं, काव्स, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस एक फीट पुशिंग और पुलिंग सिस्टम। लियोनार्डो ने देखा ये सब रैंडमली चिपके हुए मीट के मांस नहीं है। हर मसल एक इंजीनियर्ड लीवर, एक मैकेनिकल हैक था। फोर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए परफेक्टली प्लेस्ड पुली सिस्टम, और शोल्डर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री मूवमेंट के साथ, रोटेटर कफ मसल्स डायनामिक सस्पेंशन केबल्स की तरह। ये बॉडी नहीं, बायो इंजीनियर्ड मार्वल था, कुदरत का करिश्मा। हमेशा की तरह लियोनार्डो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो नेचर के ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे थे। मगर एक ऑर्गन था जो लियोनार्डो को भी बहुत परेशान कर रहा था, दिल। एक ऐसा राज जो उनके दिमाग को अंदर से खरोचता रहा। वो समझना चाहते थे इसकी हर एक बीट, हर नस और हर फ्लो। दिल ने लियोनार्डो के दिल पर ऐसा छाप छोड़ा कि लियोनार्डो ने लिटरली दिल पर ही अपना छाप छोड़ दिया। उन्होंने एक इंसेन एक्सपेरिमेंट सोचा। एक बैल का हार्ट लिया, उसके अंदर मोल्टन वैक्स डाला, वैक्स को जमने दिया और पूरा दिल हटा दिया। और देखो, सामने आई एक परफेक्ट 3D कास्ट, 4 चेंबर्स, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स और 1 वे वाल्व्स जो खून को रिवर्स में फ्लो होने से बचाते हैं। इतिहास में पहली बार एक इंसान समझा था कि दिल आत्मा की भट्टी नहीं, एक प्रेसिजन पंप है जो फिजिक्स के कायदों से चलता है। मगर इस पंप में उन्होंने एक बहुत ही गहरी बारीकी देखी, जिसे 500 सालों तक मेडिकल साइंस इनकार करता रहा। देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि दिल में ब्लड कैसे फ्लो होता है, तो आप कहोगे एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न में, जैसे पाइप में पानी फ्लो होता है। मगर पैटर्न्स की ही बारीकियों को समझना ही तो लियोनार्डो की खासियत थी। जवाब है नहीं। ब्लड दिल की नसों में स्ट्रेट फ्लो नहीं होता, बल्कि एक भंवरे स्पाइरल के पैटर्न बनाते हुए फ्लो होता है, जैसे एक व्हर्लपूल। वो लिखते हैं, मोशन ऑलवेज फॉलोज द फॉर्म ऑफ द वेसल कंटेनिंग इट। उन्होंने ये नोटिस किया कि दिल की ज्योमेट्री
he literally curved है. So this part has to derotate underneath. So it's one piece. So जैसे जैसे ब्लड फ्लो होते जाता है वो नेचुरली एक वर्लपूल की तरह मूव करते चला जाता है. मगर दिल को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि दिल के सारे मेजर वाल्व्स 3 कस्प्स के होते हैं और स्ट्रिक्टली वन वे डोर्स होते हैं. ब्लड अगर स्ट्रेट फ्लो होता तो वो इन वाल्व्स को इफेक्टिवली खोल के रिवर्स लॉक नहीं कर पाते, बट कर्व्ड फ्लो बहुत ही एफिशिएंटली ये कर पाता है. लियोनार्डो ने लिटरली एक ग्लास की आर्टरी क्रिएट करके इस मोशन को प्रूव करके भी दिखाया. मॉडर्न कार्डियोलॉजी ने 500 साल बाद इसे कंफर्म भी किया कि यस, इससे हार्ट के मसल्स पर स्ट्रेन बहुत कम आता है. लियोनार्डो इंस्पायर्ड थे नेचर में स्पाइरल पैटर्न्स से. उन्हें एक वेग आइडिया था कि स्पाइरल पैटर्न्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कुछ तो लिंक हो सकता है और इसीलिए ये पैटर्न बार बार नेचर में दिखते हैं. लिटरली यहां पर पैटर्न्स का कोड प्लस ज्योमेट्री का लॉजिक प्लस बायो और फ्लूइड मैकेनिक्स की क्यूरियोसिटी लियोनार्डो को अनस्टॉपेबल बना रही थी. इस डिस्कवरी के बाद लियोनार्डो ने आर्टरीज, वेन्स का पूरा मैप बनाया. इतना डिटेल, जस्ट लुक एट दिस. और साथ ही फीटस को यूट्रस में ड्रॉ किया जो कि आज के अल्ट्रासाउंड से मैच करता है. लंग्स में ब्रांचिंग पैटर्न्स दिखाए. इतना डिटेल्ड वंस अगेन. और वही लियोनार्डोस रूल को जो यूज करते हैं. ब्रेन के वेंट्रिकल्स मैप किए वैक्स इंजेक्ट करके, जहां उस जमाने की एनाटॉमी ड्राइंग्स ऐसी होती थी. मगर लियोनार्डो के केस में ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद अपने हाथों से अपनी सच्चाई को ड्रॉ कर रही है, जिंदगी के मैकेनिज्म को बयां कर रही है, वो भी HD क्वालिटी में. ये दौर लियोनार्डो की जिंदगी का सबसे हसीन दौर था और प्रोडक्टिव भी. इन 4 सालों के अंदर ही लियोनार्डो ने डेला टोरे के साथ 200 पेजेस का एक पूरा मेडिकल साइंस एनसाइक्लोपीडिया ही बना दिया, जो अकेले एक झटके में मेडिकल साइंस को 200 साल आगे लेकर जा सकता था. मगर हो जाती है एक बड़ी ट्रेजेडी. लियोनार्डो लिखते हैं, While I thought I was learning how to live, I have been learning how to die. तब उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये सच में उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है. और इसे कई मिथ्स ने ऐसा भी बताया कि वो अपनी मौत की तारीख जानते थे. ऑब्वियसली ये मिथ्स थे. मगर साल 1511 आता है, प्लेग की महामारी आती है, डेला टोरे मर जाते हैं और लियोनार्डो का हॉस्पिटल एक्सेस बंद हो जाता है. और वो 200+ पेजेस का साइंटिफिक ट्रेजर जिसमें दिल, आर्टरीज और नेचर के राज थे, अधूरा रह गया. अधूरा जैसे उनकी जिंदगी. मगर किस्मत ने एक आखिरी बार आंख मारी और अब भी वो अधूरा ख्वाब पूरा हो सकता था. 2 साल बाद 61 इयर्स के लियोनार्डो को रोम बुलाया गया. पोप लियो 10 के भाई मेडिची ने उनके लिए सैंटो स्पिरिटो हॉस्पिटल के दरवाजे खोल दिए. वो जगह जहां पर सदियों से लाशें खोली जाती थी, मगर इस बार एक आदमी सच्चाई खोलने आया था. अंधेरा अंदर, दीवारें काली, लाशों की गंध और उन सब के बीच लियोनार्डो झुककर लिख रहे थे वोकल कॉर्ड्स के हार्मोनिक्स, खून की थियरीज और सबसे मनहूस, सबसे मना किया हुआ विषय गर्भ. वो लिखते हैं, नवजात की खुद की आत्मा नहीं होती है, वो मां की आत्मा से कनेक्टेड होता है. हर नए पेज के साथ लियोनार्डो अपनी जान दाव पर लगाने लगे. ये चर्च के खिलाफ गद्दारी होती, पर उन पर अपनी मौत के डर से कहीं ज्यादा सच्चाई का जुनून सवार था. एक जीनियस के लिए डर क्या चीज होती है? डर एक बेवकूफ इंसान के लिए होता है जो सच्चाई की चमक को देखते ही घबरा जाता है. ऐसे ही 2 बेवकूफ थे, जॉर्जियो एक लोहार और जियोवानी एक आईना बनाने वाला. रोज वर्कशॉप में घुसकर लियोनार्डो का काम देखते और बाहर जाकर जहर उगलते. काला जादू, भगवान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ. लियोनार्डो फ्रस्ट्रेशन में लिखते हैं, As for those who call me a wizard, let them come and see. They do not understand, therefore they call it magic. पोप भी लियोनार्डो से इस वक्त कुछ खास खुश नहीं थे. सालों बीत गए थे मगर लियोनार्डो ने लिटरली एक भी प्रॉमिस्ड पेंटिंग नहीं बनाई थी. ये उनका सबसे अनप्रोडक्टिव पीरियड था. मानो उनके अंदर का आर्टिस्ट मर चुका हो और साइंटिस्ट पूरी तरह हावी हो गया हो. पेंट करने बैठते तो केमिस्ट्री नजर आती, नए वार्निशेस बनाने लगते. एक ऐसे ही नए वार्निश के कॉन्सेप्ट को जब लियोनार्डो ने पोप के दरबार में प्रस्तुत किया इन्वेंशन बता के, तो पोप ने टेढ़े मुंह का सीधा ताना मार दिया, ये आदमी लियोनार्डो कुछ भी हासिल नहीं करेगा, ये शुरू होने से पहले ही खत्म होने तक का सोचता है. ये वार एक हाईएस्ट अथॉरिटी पर्सन से लियोनार्डो के उन्हीं कमजोर जख्मों पर जो उसे जिंदगी भर सताते रहे, लियोनार्डो के लिए साइकोलॉजिकली बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाएंगे और शायद डेथ बेड पर उन्हें और सताएगा.
और फिर एक दिन चर्च के फिजिशियंस ने पोप के ऑफिशियल्स को कंप्लेन किया और लियोनार्डो का हॉस्पिटल एक्सेस परमानेंटली बैन। ये सिर्फ बैन नहीं था, ये उनके वजूद का खून था। सच्चाई सामने थी, अंधेरे ने रोशनी को मिटा दिया था, आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया था। साल 1516, लाचार लियोनार्डो, फ्रांस के किंग फ्रांसिस I ने आर्ट देखा और बुला लिया। लियोनार्डो ने इटली छोड़ दिया, अपने साथ ले गए अपनी जिंदगी भर की कहानी, वो नोटबुक्स जिसमें एक आदमी ने कुदरत को तोड़कर समझा था। 1517 में उन्हें एक स्ट्रोक आता है और उनका राइट हैंड, जिसने मोनालिसा, लास्ट सपर, कई मास्टरपीसेस बनाए थे, पैरालाइज हो जाता है। जीनियस का हाथ मर गया था, पर जीनियस का दिमाग अब तक नहीं। वो लेफ्ट हैंड से भी डिस्कवरी के ड्राइंग्स बनाते गए, मानो एक सिपाही अपनी आखिरी सांसों तक तलवार चला रहा हो। और फिर आई 2 मई 1519 की तारीख। 67 साल के लियोनार्डो मौत के बिल्कुल करीब थे, जिसकी जिंदगी हजारों सवालों का सिलसिला रही, जिसने हर एक जज्बात को कैनवस पर उतारा। मौत के वक्त बस एक सवाल और एक जज्बात। वो लिखते हैं, मैंने भगवान और इंसानियत को निराश किया है, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। अफसोस, रिग्रेट, पछतावा जिंदगी के आखिरी पलों में एक जीनियस को अंदर से खा रहे थे। I have offended God and mankind in not having worked as I should. उनके पर्सनल नोटबुक्स के आखिरी पन्नों में भी यही दर्द भरा सवाल भरा है, बताओ क्या मैंने कभी भी कुछ पूरा किया है? कड़वी सच्चाई ये थी, जब तक दुनिया ने लियोनार्डो का 400 साल आगे का जीनियस समझा, लियोनार्डो जी चुके थे, हार चुके थे और खत्म हो चुके थे। वो बाहर की 20 दुनियाओं को जोड़कर अंदर से टूट चुके थे। लियोनार्डो की गलती बस एक, उसकी गति। 400 साल आगे की सोच, जब चीजें आसपास बहुत ही पिछड़ी थी, उसके आइडियाज फिक्शन नहीं, फ्रॉड लग सकते थे। समाज के पिछड़े सोच की कीमत बनी लियोनार्डो का फेलियर। उनकी नोटबुक्स एक कन्फेशन थी, एक आदमी की जो दुनिया से ज्यादा अपने आप से लड़ रहा था। लियोनार्डो की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि दुनिया उनके जीनियस को नहीं समझ पाई, बल्कि ये थी कि वो अंत तक खुद के दिमाग को नहीं समझ पाए। आज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लियोनार्डो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जैसे कई सिम्टम्स दिखाते थे। डिस्ट्रैक्टेड रहना, ऑब्सेसिवली क्यूरियस रहना, अटेंशन टू डिटेल। मगर लियोनार्डो की कॉग्निटिव एबिलिटी टिपिकल ADHD से कहीं आगे की थी, एक मिक्स्ड कॉग्निटिव फिनोटाइप की तरह, जिसमें टेक्निकल नॉलेज, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमैथी, पैटर्न रिकग्निशन, सिस्टम्स माइंडसेट, सब कुछ एक साथ पैक था। डीप क्यूरियोसिटी ने उन्हें इस दुनिया की डीप नॉलेज दिलवाई, मगर फिर भी अंत में उन्हें बस यही लगा कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। लियोनार्डो के मरने के बाद उनके असिस्टेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने उनके नोटबुक्स को केयरफुली प्रिजर्व कर लिया। 259 इयर्स तक वो छुपी रही, और जब 1778 में उस समय के टॉप एनाटॉमिस्ट विलियम हंटर ने विंडसर कैसल में ये ड्राइंग्स देखी, तो उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया, लियोनार्डो इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट एनाटॉमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। जब 20वीं सदी में MRIs ने लियोनार्डो के वॉर्टेक्स फ्लो थियरी को कंफर्म किया, जब कार्डियक सर्जन्स ने लियोनार्डो की वाल्व ड्राइंग्स की डिटेलिंग्स देखी, सब ने यही कहा, 500 साल पहले एक आदमी ने वो देख लिया था जो आज हम सुपर कंप्यूटर से भी मुश्किल से देख पा रहे हैं। मगर आज भी जब भी कोई आम इंसान लियोनार्डो डा विंची का नाम सुनता है, उसके दिमाग में बस ये मोनालिसा की पेंटिंग ही आती है, क्योंकि कोई नहीं जानता इन नोटबुक्स में लियोनार्डो का असली चेहरा छुपा हुआ है, एक साइको सोच वाला इंसान।